Hello students, after this summer vacation we are resuming our studies, and before summer vacation we had completed the chapter number 3, which is motion in a straight line. Today we will resume our studies from chapter number 4, that is motion in a plane. So the name of the chapter is motion in a plane. This is the chapter number 4 and this is very crucial chapter of 11th class, 12th class और जहाँ भी आप 12th क्लास के बाद जाने वाले हो बीकॉम और बीए को छोड़ के, बीएससी हो चाहे बीटेक हो, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं वेक्टर्स, और वेक्टर्स अगर समझ में नहीं आए तो फिर ये समझ में नहीं ही आएंगे। तो ये जो चैप्टर है ये मार्क्स के बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है और काफ़ी आगे तक आपको इसके कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर के नाम को समझते हैं, दैट व्हाट इज ए प्लेन। प्लेन किसको कहेंगे आप? अभी तक आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, अब बात करेंगे कि प्लेन क्या होता है। तो सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं अपन लोग। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब देखिए ये जो दो एक्सिस हैं या ये जो दो एक्सिस हैं, इन दोनों एक्सिस ने जो एरिया एनक्लोज किया हुआ है या इन दोनों एक्सिस ने जो एरिया एनक्लोज किया हुआ है, उस एनक्लोज एरिया को हम कहते हैं उन दो एक्सिस का प्लेन। फॉर एग्जांपल ये एक्सिस और ये एक्सिस ने मिलकर जो एरिया एनक्लोज किया है, दिस एरिया इज नोन एज एक्स वाई प्लेन। द एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस and z axis will be the xz plane। क्या समझ में आ गई आपको बात? ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करूं तो इसने जो एरिया एनक्लोज किया है, दिस इज yz प्लेन। ठीक है। और जिस तरह से मैंने बनाया है उसी तरह से आपको नोटबुक में ये साथ के साथ लिखते जाना है। तो बेसिकली प्लेन की डेफिनेशन क्या होगी मोटे मोटे तौर पे, दैट प्लेन इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय टू या एनी टू एक्सिस। कोई बात नहीं, लाइट चली जाए आ जाएगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी भी प्लेन में मूव करने के लिए, इसको मैं जब कर रहा हूं, किसी भी प्लेन में जब मूव करते हैं हम, तो मूव करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है और डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। अब ये क्या बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। पीछे जाते हैं जरा। जब हम इस मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि ये आपके पास क्या हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, या तो मोशन ये होगा या मोशन ये होगा। मतलब उसका जो मोशन है वो किसी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, दूसरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होने वाला। तो यहां पे डायरेक्शन में बदलाव नहीं आता है, सिर्फ क्या बदलता है, उसका डिस्टेंस बदलता है, डायरेक्शन बदलता नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। वो एग्जांपल क्या है, देखिए एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल कोई भी आर्मी हेलीकॉप्टर है और वो आर्मी हेलीकॉप्टर कहीं लैंड हो गया है और उसे ये इंफॉर्मेशन देनी है अपने बेस को। आपस से आजकल चल रहा है ना, चाइना इंडिया गलवान वैले क्लैश चल रहा है, तो वहां पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग हो रही है। मान लीजिए हेलीकॉप्टर कहीं लैंड हो गया, तो लैंड होने के बाद वो अपने कोऑर्डिनेट्स देता है, किसको कोऑर्डिनेट्स देता है? वो अपने बेस स्टेशन को। फॉर एग्जांपल बेस स्टेशन कहीं यहां है, ये हमने कहा ये एक्स एक्सिस
ये y एक्सिस, ये हो गया बेस स्टेशन जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। अब जो हेलीकॉप्टर जहां लैंड हुआ है उसने अपने कोऑर्डिनेट्स बताए कि मैं यहां पे फॉर एग्जांपल ये वाली जो डायरेक्शन है ये हो गई उसकी क्या, ईस्ट, और ये हो गई नॉर्थ। ऐसे ही तो चलते हैं हम, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। उसने अपने कोऑर्डिनेट्स दिए कि मैं ईस्ट में हूं कितना 400 मीटर और मैं नॉर्थ में हूं कितना 300 मीटर। अपने कोऑर्डिनेट्स देगा तभी तो बेस स्टेशन उसको ढूंढ पाएगा। बेस स्टेशन मतलब हेडक्वार्टर जहां पे सारी रिपोर्ट्स जाती हैं। अब देखिए बेस स्टेशन ने कहा कि ठीक है वो 400 मीटर ईस्ट में है, 300 मीटर नॉर्थ में है, तो उसकी लोकेशन क्या हो गई, वो यहां से बेस स्टेशन से कितना दूर है, वो बेस स्टेशन से दूर है कितना, वो बेस स्टेशन से यहां का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो कैसे निकलेगा, ये आपका डिस्टेंस हो गया कितना 400 मीटर, ये वाला डिस्टेंस हो गया 300 मीटर और मैंने ये हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस निकाल दिया। कैसे निकलेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर रूट ओवर, तो आंसर आ जाएगा क्या 500 मीटर, मतलब कि 500 मीटर दूर है। तो हेलीकॉप्टर 500 मीटर दूर है, क्या ये कह देने से काम चल जाएगा? नो, दिस इज नॉट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। 500 मीटर का डिस्टेंस है, ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूं मथुरा पे और मेरे से आगे किसी ने पूछा, फॉर एग्जांपल यहां आगरा, यहां दिल्ली है इस डायरेक्शन में, और मेरे से आगे पूछा किसी ने कि भैया आगरा कितनी दूर है, मैंने कहा 60 किलोमीटर है। वो क्या है बेचारा, वापस आ गया, उसने मुझे पकड़ लिया। क्यों भाई, तूने मुझे होटल पहुंचा दिया था? क्योंकि मैंने उसको डायरेक्शन नहीं बताया था, वो चला गया दिल्ली की तरफ। डायरेक्शन मैं उसको ऐसे करके बताता कि आगरा इधर है, तो वो आगरा पहुंच जाता। तो यहां पे सिर्फ 500 मीटर बताने से काम नहीं चलेगा। 500 मीटर वो कहां है, वो 500 मीटर नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में 500 मीटर है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। और जो क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से एक्सप्लेन की जाती हैं, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? उन क्वांटिटीज को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटीज। सो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर एक्सप्लेन्ड with the help of direction as well as magnitude। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की हेल्प से इनको एक्सप्लेन किया जाता है। इनको अलोन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अकेले एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो दीज आर दोज, साथ के साथ लिखते जाइए बेटा, दोज क्वांटिटीज विच आर defined both with the help of magnitude as well as direction। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसका सिंबल क्या है? तो सिंबल इसका सिंपल है कि कोई भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल ए तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, ये कब से वेक्टर हो गई? अरे ए के ऊपर अगर आपने डायरेक्शन लगा दिया भैया, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ये तो मैंने ए लिया है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एफ फॉर फोर्स हो सकता है, वी फॉर वेलोसिटी हो सकता है। ये क्या है? इसका सिंबल है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? ये है वेक्टर क्वांटिटी। अब समझ लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है वेलोसिटी, नहीं, सबसे पहला एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जरा याद कीजिए। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके पास हेलीकॉप्टर था, 500 मीटर ईस्ट में कोऑर्डिनेटर थे,
सॉरी 400 मीटर ईस्ट में कोऑर्डिनेट थे और 300 मीटर नॉर्थ में कोऑर्डिनेट थे। तो इसकी जो वैल्यू हमने निकाली कंप्लीट, ये जो डिस्टेंस था वो क्या था, ये डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट था, ये था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगेन वेलोसिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हुई। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो एक्सेलरेशन भी हुई। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल एक टेबल है आपके पास, एक टेबल पे मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, एक बंदा वहाँ से फोर्स लगा रहा है, तो एक फोर्स लग रही है ऐसे, एक फोर्स लग रही है ऐसे, टेबल कहाँ जाएगी, उन दोनों का जो रिजल्ट लगेगा फोर्स का, उसकी वजह से वो टेबल कैसे जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगेन तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, सिंबल हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी चले जाओ घूम के, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता उनमें, ठीक है। सो दीज क्वांटिटीज आर हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें सिंबल क्या होगा, सिंपल सिंबल, सिंबल यहां पे आपने डायरेक्शन के लिए ऊपर आपने डायरेक्शन वेक्टर लगाया है, यहां पे ए आप सिंपल ले लेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी है। अब आप बात करते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है इसके। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है क्या, लेंथ। लेंथ इसका एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी का। बोर्ड है ये आपका, 5x4 का होगा या 5x3 का होगा। 5x3 का मतलब 5 फुट बाई 3 फुट। मैंने यहाँ से स्केल, यहाँ से मीटर स्केल लगाया, 0 से यहाँ तक नापा, कितना आ गया 5। उसके बाद मैंने 0 से यहाँ से लगाया, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से यहाँ लगाया, कितना आ गया 5। चेंज हुआ क्या, डायरेक्शन के बदलने से चेंज हो गया क्या, नहीं हुआ ना। तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वांटिटी मास। मास कैसी क्वांटिटी है भाई। अब मास आप बनिए की दुकान से लेके आए चीनी, दुकान तो किसी की भी हो सकती है, आप लेके आए चीनी, 5 किलो लेके आए, वेइंग स्केल से ईमानदारी से तोल के दिए, ठीक है। आपने कहा इस थैली को ऐसे नहीं ऐसे करके रखो, डायरेक्शन को बदल के रखो, तब भी 5 ही किलो आई, ऐसे रखो तब भी 5 ही किलो आई। तो उस जो आपके पास क्वांटिटी है उसका मास नहीं बदलने वाला, अनलेस आप उस चीनी की थैली को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उठा के मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाओ, तब आ जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसका वेट चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उसका वेट 6 गुना कम हो जाएगा मून पे, और ले गए अगर मार्स पे तो 3 गुना कम हो जाएगा। क्या समझ में आ गई बात। तो यहां पे उसका मास चेंज नहीं होगा। तो मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट टाइम। टाइम तो भाई किसी के बदलने से नहीं बदलता, टाइम ऐसी क्वांटिटी है जो बदलती ही नहीं है, सही बोल रहा हूं ना। टाइम हमेशा अनचेंज रहती है, तो उसका डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और है क्वांटिटी वर्क डन। अब आपका सवाल होगा, हम पढ़ते थे 9th क्लास में वर्क डन होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आपने कहा वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स आपने कहा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क डन स्केलर कैसे हो गया, बताएंगे। बस 2 लेक्चर का वेट कर लो, वर्क डन भी स्केलर प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है, वेट करो बस, ठीक है। तो ये हमारी क्वांटिटीज हो गई, स्केलर और वेक्टर। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। शोभे सिर्फ क्लास लेने के लिए वेट कर रहे हैं बेटा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करूंगा मैं। चलो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज।
अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज के टाइप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए वेक्टर और दिस इज एंड दिस इज बी वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिनका डायरेक्शन भी सेम है। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है किसी भी वेक्टर का? वेक्टर के साइज से उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। जितना बड़ा साइज वेक्टर को होगा उतना ही उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। तो यहां पर डेफिनेशन लिख देते हैं, हैविंग इक्वल साइज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वांटिटी है नेगेटिव वेक्टर्स। फटाफट आप लिखते जाइए, नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होते हैं? इनको हम अपोजिट वेक्टर्स भी बोलते हैं। अपोजिट वेक्टर्स कौन कौन से? फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर दैट इज नल वेक्टर। नल वेक्टर बड़ा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। नल वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए नल वेक्टर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहां से यहां चली, यहां से यहां, उसके बाद ये बॉडी यहां से यहां गई, उसके बाद ये बॉडी यहां से यहां आ गई। मतलब जहां से चला था वहां शुरू कर दिया। तो इसका मतलब इस बॉडी का फाइनली इस बॉडी का मैग्नीट्यूड कितना है? अबे मैग्नीट्यूड कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। दिस बॉडी इज हैविंग 0 मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका डायरेक्शन होता है। याद रखना, नल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 0 होता है, लेकिन इनके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये बॉडी अभी डायरेक्शन कौन सा शो कर रही है? ये वाला डायरेक्शन शो कर रही है, यहां से यहां आई है। ठीक है, तो हैविंग 0 मैग्नीट्यूड, हैविंग 0 magnitude but have some डायरेक्शन कुछ होता है इनके पास। अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वांटिटी नल वेक्टर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर पढ़ा रहा हूं बेटा, दैट इज यूनिट वेक्टर। सुनने में आसान लगता है कि यूनिट वेक्टर है क्या। यूनिट का मतलब होता है 1। वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। ये इसकी आधी डेफिनेशन है, आधी और बता रहा हूं अभी। तो लिखते हैं हम, दीज वेक्टर्स आर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड होगा इनका, मतलब वैल्यू क्या होगी इनकी? 1 है मैग्नीट्यूड की। लेकिन ये वाले जो वेक्टर्स हैं ये डायरेक्शन को शो करते हैं। हमेशा यूनिट वेक्टर क्या शो करता है? डायरेक्शन को। तो दे शोज ओनली डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को शो कैसे करते हैं ये वाले वेक्टर्स? तो देखिए, अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे और मैग्नीट्यूड को कैसे शो करेंगे? तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका ये। किसी भी वेक्टर को जब आप मॉड में बंद कर देते हैं, किसी भी वेक्टर को जब आप मॉड में बंद कर देते हैं तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, और डायरेक्शन कहां से आ जाएगा? तो ये तो हो गया क्या? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे शो होता है? किसी भी वेक्टर के ऊपर, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जब आप कैप लगा देते हैं, क्या है ये? कैप है। जब आप टोपी लगा देते हैं तो ये उसका डायरेक्शन शो करता है, ये उसका डायरेक्शन शो करता है। एंड दिस इज यूनिट वेक्टर। यही है क्या? यूनिट वेक्टर।
क्या आपको समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अच्छा, ये जो वेक्टर है, ये जो मैग्नीट्यूड है, उसको सिंपली ऐसे भी लिख लिया जाता है कई बार, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है। ऐसे क्यों लिखा जाता है? ताकि ऐसे इसलिए लिखा जाता है ताकि ये पता चल सके कि ये किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहां पे और यहां पे पता ही नहीं चल रहा कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप किसी वैल्यू को ऐसे रखते हैं तो यहां पता चलता है कि ये किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं इसको मॉड में। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, जब आप वैल्यूज को ऐसे लिखते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम आएगी उसमें। तो उसके लिए एक तरीका ढूंढा गया है। वो तरीका क्या है? देखिए, आपके पास जो डायरेक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक्स, वाई और जेड, यही होते हैं। तो एक्स के लिए अगर मुझे एक्स वेक्टर के लिए लिखना है तो क्या हो गया? एक्स इंटू एक्स कैप। वाई के लिए क्या हो गया? वाई इंटू वाई कैप। और जेड के लिए क्या हो गया? क्या? जेड इंटू जेड कैप। मतलब जेड का मैग्नीट्यूड इंटू जेड डायरेक्शन। ठीक है, ये वेक्टर आ गए। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि बार बार एक्स आ रहा है और हम कंफ्यूज ना हो जाएं, उसके लिए एक तरीका ढूंढा गया कि एक्स में जो भी बॉडी मूव करेगी, ध्यान से सुनना इसको, एक्स में जो भी बॉडी मूव करेगी उसका डायरेक्शन शो किया जाएगा, उसका डायरेक्शन शो किया जाएगा किससे? आई कैप से। वाई में जो भी बॉडी मूव करेगी उसका डायरेक्शन शो किया जाएगा किससे? जे कैप से। और जेड में कोई भी बॉडी मूव करेगी उसका डायरेक्शन शो किया जाएगा के कैप से। तो ये हो गया आपका एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू आई कैप, और ये हो गया वाई वेक्टर इज इक्वल टू वाई इंटू जे कैप, और ये जेड वेक्टर इज इक्वल टू जेड इंटू के कैप। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गई बात कि ये नल वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर क्या है जो डायरेक्शन शो करता है, और लिखा कैसे जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको आप याद रखना, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। बारिश आएगी भाई आज, एक मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो वेक्टर्स बचे हैं बस। फर्स्ट ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, कोई आपके पास एक बॉडी है और उसका वेक्टर ये शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो आप डायरेक्शन शो करने वाले हैं उस बॉडी का, जो पोजीशन शो करने वाले हैं, जिस वेक्टर से शो करोगे उसको हम बोलते हैं क्या? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी भी बॉडी की पोजीशन को शो करता है। कहां से? वहां ओरिजिन से। हमेशा ओरिजिन से ये पोजीशन को शो करता है, कहीं से भी नहीं करेगा, ओरिजिन से शो करेगा बस। ठीक है, तो इट शोज द पोजीशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से शो करेगा। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट क्वांटिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? देखिए, एक बॉडी है आपके पास जिसका पोजीशन वेक्टर है r1। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया, पोजीशन क्या हो गई? ए पॉइंट। ठीक है, दूसरा, इसी बॉडी को आपने ए से मूव करवाया, क्या करवाया? डिस्प्लेस करवाया। ए से आपने इसको डिस्प्लेस करवाया किसी पॉइंट बी पे। ठीक है, ए से आपने डिस्प्लेस करवाया, यहां से आपने एरो लगा दिया, और बी पे जब ये गया तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बदल गया, क्या? r2 हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां किया है? ए से बी तक इसने डिस्प्लेसमेंट किया है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो इसका आएगा, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज डेल्टा आर विल बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ए से बी मूव किया है, फाइनली कहां गया? बी पे, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r2। तो दिस इज r2 माइनस r1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, इट shows the displacement
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो यहां आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि इस वाले चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं किया है सीबीएसई ने सिलेबस में। कल 7 जुलाई को सिलेबस रिलीज किया है और इस वाले चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। तो कल आप इंतजार कीजिए, कल पढ़ेंगे हम वेक्टर एडिशन, और इसके थोड़ी देर बाद जूम क्लास होगी जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं।